Hello students, today our topic is Python programming, and this lecture we are going to discuss about conditional statement. So we will see how we can use if statement, if else statement and if else statement in this video. So let's start. तो स्टूडेंट कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ने से पहले हम ऑपरेटर्स के बारे में कुछ जान लेते हैं और ये ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं कंडीशन के साथ। तो पहला इक्वल टू का साइन है, ठीक है। देखिए मैथ में जो आपका इक्वल होता है एक्चुअली में पाइथन प्रोग्रामिंग में असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ये मैं आपको लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था जब हम बेसिक प्रोग्राम को समझ रहे थे। और इक्वल के लिए जैसा आप देख रहे हैं ये इक्वल का साइन है। नॉट इक्वलिटी के लिए आपका ये साइन देख सकते हैं सेकंड नंबर पर, इसको नॉट इक्वल टू रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेस देन एज इट इज़ यूज़ होता है जैसे मैथ में यूज़ होता है। ग्रेटर देन भी एज इट इज़ यूज़ होता है जैसे मैथ में यूज़ होता है। लेस देन इक्वल टू का साइन, पहले लेस देन का साइन मार्क कीजिए फिर मैथ का इक्वल, तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। इसी तरीके से ग्रेटर देन इक्वल टू रिप्रेजेंट करना हो तो ग्रेटर का साइन और फिर इक्वल का साइन, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। इक्वल में डबल इक्वल लगेगा मैथमेटिक्स का, ठीक है। जैसे मैंने बताया मैथमेटिक्स में जो इक्वल होता है वो एक्चुअली पाइथन प्रोग्रामिंग में असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो ये डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, तो ये ऑपरेटर्स आपको पता होना चाहिए। ये रिलेशनल ऑपरेटर कहलाते हैं, ये रिलेशन बताते हैं, ठीक है, कि क्या रिलेशन है। और इसका जो आंसर आता है हमेशा ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आएगा। ये या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ऐसे लिखें अगर 5 इज़ ग्रेटर देन 6, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 6 है, तो जब मैं कहूँगा 5 इज़ ग्रेटर देन 6 तो या तो 5 ग्रेटर देन 6 होगा या नहीं होगा। दो ही पॉसिबिलिटी थी, तीसरी तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो आंसर या तो ट्रू आता है या फॉल्स आता है इसमें। तो जितने भी आपके रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं आंसर इसमें ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में ही आता है आपका, और कोई थर्ड पॉसिबिलिटी नहीं होगी, नंबर की फॉर्म में नहीं आएगा। जैसे ये तो नहीं कह सकते हम कि 5 इज़ ग्रेटर देन 6 इज इक्वल टू 11, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो वो तो अर्थमेटिक ऑपरेटर का काम है। तो यहाँ आंसर या तो ट्रू की फॉर्म में आएगा या फॉल्स की फॉर्म में आएगा। तो सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट पर पढ़ने से पहले आपको ये रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में जानना समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये डिफरेंट रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपको पता होनी चाहिए, तभी हम कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। तो आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। उससे पहले एक बात और आपको जो बतानी है वो ये कि जो हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या। देखिए अभी तक आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए, जैसे आपसे कहा गया कि एरिया ऑफ सर्किल निकालिए, तो सिंपल आपको एरिया ऑफ सर्किल निकालना है। आपको पता है कि अगर आपको रेडियस पता है तो आप एरिया ऑफ सर्किल निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, इसमें रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट है रेडियस की। अगर आपको रेडियस पता है तो आप निकाल दोगे, ठीक। तो एक तो बात ये हुई, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि किसी स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन इस बात पर डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर किसी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर फिर हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होगा आपका, जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इवन नंबर निकालिए, या हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि पर्टिकुलर कोई गिवन नंबर इवन नंबर है कि नहीं है, तो कैसे पता लगाओगे। तो पता लगाने के लिए अगर नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो इवन है कम्प्लीटली, और 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये इवन नहीं है। तो इट मीन्स उसका इवन होना इस बात पर डिपेंड करता है कि वो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं। तो ये कंडीशन है। अगर वो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो नंबर प्रिंट हो जाए कि इवन है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपका आप चाहें तो कोई स्टेटमेंट प्रिंट करा सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं। लेकिन इवन प्रिंट कराने के लिए नंबर का 2 से डिविजिबल होना ज़रूरी है। तो इट मीन्स यहाँ पर एक कंडीशन हो गई प्रोग्राम के लिए कि अगर मुझे इवन नंबर प्रिंट कराना है तो मुझे चेक करना पड़ेगा नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। अगर 2 से डिविजिबल है तभी वो नंबर इवन प्रिंट होना चाहिए। तो एक कंडीशन हो गई। तो यहाँ पर इस तरीके से भी कभी कभी प्रोग्राम में होता है। अब ये तो एक एग्जाम्पल मैंने बताया, यहाँ पर और भी ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जहाँ पर किसी स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट होना इस बात पर डिपेंड करता है कि कंडीशन को फुली सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सेटिस्फाइड कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो इट मीन्स कि आंसर कुछ और आएगा आपका, या वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इनको कंडीशनल स्टेटमेंट बोला जाता है। और पाइथन प्रोग्रामिंग में भी कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, और 3 डिफरेंट टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। एक होता है इफ़, सेकंड होता है इफ़ एल्स, थर्ड होता है इफ़ एल इफ एल्स। हम तीनों को वन बाई वन समझेंगे। तो जैसे इंग्लिश में हम इफ़ यूज़ करते हैं वैसे ही हम प्रोग्रामिंग में इफ़ यूज़ करते हैं, ठीक है। सेम मीनिंग होता है दोनों का।
यूज़ करने का सिंटेक्स तो ऑब्वियसली अलग ही होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो, लेकिन मीनिंग सेम होता है। जैसे बोला जाता है ना, इफ़ देर इज़ अ रेन टुडे देन आई विल नॉट गो टू स्कूल। अब मान लीजिए मैंने एक लाइन बोली आपको, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका स्कूल जाना ना जाना इस बात पर डिपेंड करता है कि बारिश होगी या नहीं होगी, रेन होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो आप स्कूल जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये तो स्टेटमेंट हो गया। बारिश होगी नहीं होगी ये कंडीशन हो गई। इसी को अगर हम प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करें इसी तरीके से, तो ये इफ़ स्टेटमेंट के थ्रू हम कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं ज़रा ये देख लेते हैं। तो मान लीजिए जो सिंटेक्स है उसमें हम इफ़ लिखते हैं, इफ़ के बाद कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन के बाद कॉलन का साइन लिखते हैं, ये इसका सिंटेक्स है। और फिर उससे रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट होते हैं आफ्टर सम स्पेस हम उनको लिखना स्टार्ट कर देते हैं। एक स्टेटमेंट है तो कोई बात नहीं, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो सभी का स्पेस इक्वल होना चाहिए, लेकिन स्पेस देने के बाद लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। प्रोग्राम टाइप करते समय आपको स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है, एंटर प्रेस करते ही ऑटोमेटिकली स्पेस ले लेता है वो अपना। तो यहाँ पर जैसे एक प्रोग्राम दे रखा है, छोटा सा प्रोग्राम दे रखा है, ए की वैल्यू है 33, बी की वैल्यू 200, और मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि बी ग्रेटर देन ए है। अगर बी ग्रेटर देन ए है तो प्रिंट हो जाए बी इज़ ग्रेटर देन ए। तो मैंने लिखूँगा इफ़, ठीक है, इसके बाद कंडीशन, कंडीशन क्या हो जाएगी बी ग्रेटर देन ए। जैसे मैंने बताया ना अभी कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं हम कंडीशन मेंशन करने के लिए। तो यहाँ पर भी मैंने ग्रेटर देन का साइन यूज़ किया है, तो मैं लिखूँगा बी इज़ ग्रेटर देन ए, उसके बाद कॉलन का साइन, और फिर लिखा मैंने प्रिंट बी इज़ ग्रेटर देन ए। तो नेक्स्ट स्पेस देने के बाद लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन ट्रू पाई जाती है कि बी ग्रेटर देन ए है, तो स्टेटमेंट बी इज़ ग्रेटर देन ए प्रिंट होगा। लेकिन अगर ये फॉल्स पाई जाती है तो बी इज़ ग्रेटर देन ए प्रिंट नहीं होगा। ये समझ लीजिए, बड़ी सिंपल सी बात है। बी इज़ ग्रेटर देन ए तभी प्रिंट होगा जब स्टेटमेंट ट्रू पाया जाता है, और अगर ये फॉल्स पाया जाता है तो कुछ भी रन नहीं होगा। यहाँ हम देखेंगे ए इज़ ग्रेटर देन ए इज इक्वल टू 33, बी इज इक्वल टू 200। इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए, तो यहाँ मैंने चेक किया कि बी ए से ग्रेटर देन है, ऐसा है तो बी इज़ ग्रेटर देन ए प्रिंट हो जाए। आप सिंटेक्स पर थोड़ा सा देखिए, आप इफ़ लिखते हैं, इफ़ के बाद कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन के बाद कॉलन का साइन, ये मस्ट है, ये इसका सिंटेक्स है, ये आपको याद रखना होगा। कंडीशन के बाद जो भी कंडीशन लिखा उसके बाद कॉलन का साइन लगाना ना भूलें, ठीक है। और उसके बाद जो भी इससे रिलेटेड स्टेटमेंट है नेक्स्ट लाइन से हम स्पेस देने के बाद लिखना स्टार्ट कर देते हैं। चूँकि यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है तो हम एक ही लिखेंगे। स्पेस का या इंडेंटेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि आप ये बता रहे हो कि ये स्टेटमेंट इफ़ से रिलेटेड है, कंडीशन से रिलेटेड है। इसका एग्जीक्यूट होना इस बात पर डिपेंड करता है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू है तभी ये एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये समझ लीजिए, फिर कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा इसके बाद, क्योंकि कोई स्टेटमेंट है ही नहीं इस केस में। तो इंडेंटेशन क्या है ये समझ लेते हैं। पाइथन रिलाइज ऑन इंडेंटेशन वाइट स्पेसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन टू डिफाइन स्कोप ऑफ द कोड। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफन यूज कर्ली ब्रैकेट्स फॉर दिस पर्पज। देखिए, इंडेंटेशन का मतलब वाइट स्पेस जो लाइन के स्टार्टिंग में दिया जाता है, तो ये कोड का स्कोप बताता है कि कोड किस तरीके से यूज़ होगा, ठीक है। तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन वहाँ पर हमें इस तरीके से शो करना होता है तो हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, पर यहाँ पर इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर जब आप इंडेंटेशन कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ ये बताना होता है कि ये इफ़ कंडीशन से अटैच है स्टेटमेंट, ठीक है, यहाँ पर। और इनका एग्जीक्यूट होना इस बात पर डिपेंड करता है कि कंडीशन ट्रू है। अगर ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होंगे, ट्रू नहीं है तो फिर ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अच्छा, क्या होगा अगर हम स्पेस ना दें तो? अब ये समझ लीजिए, अब ये देखिए वही प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम है, कंडीशन के बाद मैंने स्पेस नहीं दिया, तो अगर कंडीशन के बाद आप इसको स्पेस नहीं दोगे तो एरर आएगी। एरर क्यों आएगी? क्योंकि जब कंडीशन के ऊपर कोई स्टेटमेंट डिपेंडेंट ही नहीं है, हम कंडीशन चेक कर रहे हैं लेकिन कंडीशन के ट्रू होने पर कोई स्टेटमेंट नहीं है जो प्रिंट होना है, जिसको प्रिंट होना है, तो उस केस में ये आपका एरर आएगी। और ये कैसे पता चला कि कोई स्टेटमेंट नहीं है? ये इंडेंटेशन से पता चला। स्पेस देने के बाद कोई भी स्टेटमेंट लिखा हुआ नहीं है, प्रिंट लिखा हुआ तो आप स्पेस देखेंगे उसमें स्पेस है ही नहीं, इंडेंटेशन यूज़ ही नहीं किया हमने, उस केस में एरर आएगी। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर उस केस में एरर आएगी। देख लीजिए, इसमें प्रोग्राम सेम ही है, ए इज इक्वल टू 33 लिया है, बी इज इक्वल टू 200 लिया है, फिर लिखा इफ़ बी इज ग्रेटर देन ए, यहाँ तक ठीक है। फिर आपने कॉलन का साइन लगाया, ठीक है, ये भी सिंटेक्स फॉलो कर रहे हो आप। इसके बाद आपको एक स्टेटमेंट देना था जो कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट हो, और ये बताने के लिए आपको स्पेस देने के बाद, कुछ वाइट स्पेस देने के बाद आपको स्टेटमेंट को लिखना था, जो आपने नहीं लिखा, जिसको हम इंडेंटेशन बोलते हैं। उसका कॉन्सेप्ट ही आपने यूज़ नहीं किया, और आपने सिंपल एक स्टेटमेंट लिख दिया, प्रिंट स्टेटमेंट, जिसमें कोई स्पेस यूज़ नहीं किया, तो वो एक सेपरेट स्टेटमेंट कंसीडर किया जाएगा।
वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब आपने कंडीशन दी है तो उस कंडीशंस के ट्रू होने पर कुछ ना कुछ रन होना चाहिए, तो वो स्टेटमेंट मिसिंग है। चूँकि वो स्टेटमेंट मिसिंग है इसलिए यहाँ पर एरर आएगी। अब बात करते हैं शॉर्ट एंड इफ की। शॉर्ट एंड इफ का मतलब है कि आप, ठीक है, इसका एक शॉर्टकट भी है। अगर एक ही स्टेटमेंट है जो कंडीशन के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट हो रहा है, तो आप कुछ उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये देखिए, जैसे लिखा हुआ a इज इक्वल टू 200 201। यहाँ याद रखिएगा, इसका मतलब है जब मैं बोलता हूँ a इक्वल टू 201, इट मीन्स 201 इज असाइन टू a। यह असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसमें आपकी जो राइट हैंड साइड की वैल्यू होती है वो लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को असाइन हो जाती है। इसी तरीके से b इज इक्वल टू 200, तो 200 इज असाइन टू b। अब आपने लिखा इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, प्रिंट a इज़ ग्रेटर देन b, यह लिखा आपने। यहाँ पहले आपने कंडीशन दी, जैसे हम अब लिख देते आ रहे थे, कंडीशन भी सेम ही, a इज़ ग्रेटर देन b। कॉलन लिखा आपने, कॉलन लिखने के बाद आपको नेक्स्ट लाइन से स्पेस देने के बाद आपको मैसेज लिखना था या वो स्टेटमेंट लिखना था जो आप चाहते हैं कि कंडीशन के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट हो, पर हमने कॉलन के बाद कंटिन्यूस लिखना स्टार्ट कर दिया। एक ही स्टेटमेंट था, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम देखेंगे कि इसमें कोई एरर नहीं आती। तो क्यों एरर क्यों नहीं आती? क्योंकि ये भी सिंटैक्स है इसका कि अगर आप कॉलन के बाद कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं जो कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है और एक ही स्टेटमेंट है, तो आप उसको कॉलन के बाद कंटिन्यूशन में लिख सकते हो, तो उससे एरर नहीं आती। ये शॉर्ट एंड इफ बोला जाता है, इसका शॉर्टकट है इसका इफ का। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, तो ये भी याद रखिएगा। तो सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा तब जब, हाँ, एक तो हम इस तरह से लिखें, एक तो ये, और दूसरा ये कि हम इसे नेक्स्ट लाइन से लिखें स्पेस देने के बाद। तो दोनों का सेम इम्पैक्ट क्रिएट होगा, दोनों में से कोई किसी में एरर नहीं आएगी और दोनों का आउटपुट भी सेम होगा। तो इसे शॉर्ट एंड इफ बोला जाता है। तो आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अब ब्लॉक का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ब्लॉक क्या है। Sometimes a group of statement is a part of another statement or function, such as a group of one or more statement is called the block or the code block. तो कभी कभी क्या होता है कि एक ही स्टेटमेंट नहीं होता, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होते हैं जिनको हमें एग्जीक्यूट करना पड़ता है कंडीशन के ऊपर। तो हम क्या काम करते हैं, उसका एक ब्लॉक बना लेते हैं या एक ऐसे स्टेटमेंट को एक ग्रुप करते हैं, और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जो पर्टिकुलर किसी कंडीशन के एग्जीक्यूट होने पर एग्जीक्यूट होने जिनको होना है उसको हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बोला जाता है। तो कैसे पता चलेगा ये एक ब्लॉक है? तो सभी का स्पेस सेम होगा। पहले वाइट स्पेस, हम इक्वल वाइट स्पेस यूज़ करेंगे सबसे पहले, तो ये आपका ब्लॉक ऑफ कोड माना जाएगा आपका। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ ये। अब इसमें आपने ये देखा होगा, जैसे प्रोग्राम तो वही है, a इज इक्वल टू 33, b इज इक्वल टू 200। ओके, यहाँ कंडीशन मैंने चेक की, b इज़ ग्रेटर देन a। तो उसके बाद कॉलन के बाद मुझे एक स्टेटमेंट लिखना था, वो मैंने लिखा भी स्पेस देने के बाद, प्रिंट b इज़ ग्रेटर देन a। तो इसमें इट मीन्स अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट प्रिंट होगा b इज़ ग्रेटर देन a। लेकिन इसके बाद एक स्टेटमेंट और दे रखा है, और वो दे रखा है प्रिंट थैंक यू। तो थैंक यू भी प्रिंट होगा। तो ये भी कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे पता चला कि कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है? ऐसे पता चला कि इसमें भी हमने सेम इंडेंटेशन यूज़ किया जो प्रीवियस स्टेटमेंट में यूज़ किया था। इट मीन्स ये दोनों स्टेटमेंट कंडीशन के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट होंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स होती तो दोनों में से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट, दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट जो सेम कंडीशन पर रिलाई करते हैं और सेम इंडेंटेशन को यूज़ कर रहे हैं, उनको ब्लॉक ऑफ कोड बोला जाता है या ब्लॉक स्टेटमेंट बोला जाता है। तो यहाँ एक हमने ब्लॉक बना दिया स्टेटमेंट्स का डिफरेंट, टू स्टेटमेंट है ऑब्वियसली। तो इन दोनों का एग्जीक्यूट होने से बात पर डिपेंड करता है कि b इज़ ग्रेटर देन a है कि नहीं। यहाँ पर भी एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि अगर b इज़ ग्रेटर देन a नहीं मिलता है आपका, तो फिर कुछ भी रन नहीं होगा। कुछ भी रन क्यों नहीं होगा? रन इसलिए नहीं होगा क्योंकि कंडीशन के ट्रू होने पर तो प्रिंट स्टेटमेंट दे रखा है, लेकिन कंडीशन के फॉल्स होने पर उसके बाद कुछ भी प्रिंट स्टेटमेंट, कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दे रखा। क्योंकि कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दे रखा, तो ऑब्वियस सी बात है, दो प्रिंट स्टेटमेंट दे रखे हैं वो भी कंडीशन के ट्रू होने पर। तो ट्रू होने पर तो एग्जीक्यूट होंगे और फॉल्स होने पर वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। और कोई प्रिंट स्टेटमेंट है नहीं तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर उसके बाद कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं होगा स्क्रीन पर। तो ब्लॉक ऑफ कोड से क्या मतलब? ब्लॉक ऑफ कोड से मतलब ये है यहाँ पर कि दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट आपके पास ऐसे हैं, टू और मोर देन टू स्टेटमेंट ऐसे हैं जो सेम कंडीशन के ऊपर रिलाई करते हैं, तो उनको हम सेम इंडेंटेशन के साथ यूज़ करते हैं, तो इसको ब्लॉक ऑफ कोड बोला जाता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक ऑपरेटर आता है, ऑपरेटर को बोला जाता है लॉजिकल ऑपरेटर। और ये लॉजिकल ऑपरेटर एंड, कभी कभी क्या होता है कि कंडीशन हमारे पास एक से ज़्यादा होती हैं। ये ज़रूरी तो नहीं है कि कंडीशन हमेशा एक ही हो। अब मैं ये चाहता हूँ कि दो कंडीशन एक साथ चेक हो, दोनों कंडीशन के ट्रू होने पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, तो उनको हम एंड से सेपरेट कर सकते हैं। तो एंड की स्पेशलिटी ये है कि जब हम कंडीशन को एंड से सेपरेट करते हैं तो दोनों कंडीशन के ट्रू होने पर ही ओवरऑल कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। यहाँ पर ओवरऑल कंडीशन मैटर करती है, सिंगल कंडीशन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो एंड से अगर सेपरेटेड है तो
फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन सेकंड कंडीशन ट्रू है, दोनों को हमने एंड से सेपरेट कर रखा है, तो ओवरऑल ट्रू तब माना जाएगा, रिजल्ट फाइनल रिजल्ट ट्रू तब माना जाएगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है और एंड से सेपरेट कर रखा है हमने, तो ओवरऑल कंडीशन फॉल्स मानी जाएगी। इसको याद रखिएगा। ये देखिए प्रोग्राम, जैसे ये लिखा हुआ है a इक्वल टू 200, b इक्वल टू 33 एंड c इक्वल टू 500, ये दे रखा है आपका। और आपने चेक किया a इज़ ग्रेटर देन b, तो सबसे पहले a इज़ ग्रेटर देन b चेक होगा। ठीक है, a इज़ ग्रेटर देन b का मतलब 200 इज़ ग्रेटर देन 33, ये तो ट्रू है। फिर सेकंड कंडीशन चेक होगी, c इज़ ग्रेटर देन a, c का मतलब है 500, 500 इज़ ग्रेटर देन 200, ये भी ट्रू है। फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू है, सेकंड कंडीशन भी ट्रू है, और दोनों को सेपरेट कर रखा है एंड से, तो फाइनल रिजल्ट भी ट्रू होगा। याद रखिएगा, एंड से सेपरेट करने पर रिजल्ट ट्रू, ओवरऑल रिजल्ट ट्रू तभी होगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स है तो फाइनल रिजल्ट फॉल्स होगा। दोनों फॉल्स हैं तब तो फॉल्स होगा ही होगा, दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है तो भी फाइनल रिजल्ट फॉल्स होगा। और फॉल्स होने का मतलब है इफ से रिलेटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अब चूँकि इस केस में दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हो गए और ओवरऑल कंडीशन भी ट्रू हो गई, तो ये स्टेटमेंट इसमें लिखा हुआ प्रिंट बोथ कंडीशंस आर ट्रू, ये एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता। तो एंड से सेपरेट करने का फ़ायदा सिर्फ ये रहता है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन है और हम ये चाहते हैं कि एक से ज़्यादा कंडीशन के ट्रू होने पर, दोनों कंडीशन के दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनके ट्रू होने पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, तो हम उसे एंड से सेपरेट करते हैं। एंड ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि जब तक सभी कंडीशन ट्रू नहीं होंगी ओवरऑल कंडीशन ट्रू नहीं मानी जाएगी, और जब तक ओवरऑल कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो इफ से रिलेटेड स्टेटमेंट कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये देखते हैं कि ओके, एक और ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है। ये एंड जो ऑपरेटर मैंने आपको बताया, ये लॉजिकल ऑपरेटर आता है। एक और लॉजिकल ऑपरेटर जिसे और बोला जाता है। तो और की क्या स्पेशलिटी है ये समझ लीजिए। और में क्या होता है आपका कि और जब सेपरेट करता है आपका, तो और में चॉइस होती है। जैसे अगर हम एंड की जगह और लिखते हैं तो दोनों कंडीशन में से अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो फाइनल रिजल्ट ट्रू माना जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके पास और आपसे पूछा जाता है अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इसका सिंपल सा मतलब है, कोई भी इसका एक ही मतलब निकालेगा कि या तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 अटेंड करना है या क्वेश्चन नंबर 2 अटेंड करना है। दोनों क्वेश्चन अटेंड नहीं करने हैं आपको, दोनों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तब भी कंडीशन 2 ही मानी जाएगी। दोनों में से अगर आपने कोई भी अटेंड नहीं किया तो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई होता है। जब कभी भी हम कंडीशन को और से सेपरेट करते हैं तो दोनों में से किसी एक के ट्रू होने पर भी ओवरऑल रिजल्ट ट्रू माना जाएगा। दोनों ही ट्रू है तो ट्रू है ही, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया क्या था, किसी एक का ट्रू होना। तो कोई एक कंडीशन ट्रू हो गई, दूसरी ट्रू है, फॉल्स है, डजेंट मैटर, तो भी रिजल्ट आपका ट्रू माना जाएगा। इसका मतलब सिंपल सा इतना है कि जब हम और से सेपरेट कर रहे हैं और दोनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन भी हमारी ट्रू मिल गई तो फिर हमारा ओवरऑल रिजल्ट ट्रू माना जाएगा। तो ये और की स्पेशलिटी है। तो एंड से और थोड़ा सा अलग है। एंड में क्या था, ओवरऑल रिजल्ट ट्रू तब माना जाएगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, जबकि और में ओवरऑल रिजल्ट ट्रू तब माना जाएगा जब दोनों में से कोई एक कंडीशन भी, एटलीस्ट वन कंडीशन भी ट्रू मिलती है। तो ये देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए अब यहाँ पर एक प्रोग्राम दे रखा है। यहाँ लिखा a इज इक्वल टू 200, b इज इक्वल टू 33, c इज इक्वल टू 500, और मैंने यहाँ लिखा इफ़ a इज ग्रेटर देन b, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन a इज ग्रेटर देन c, और फिर बीच में एंड लिखा हुआ, बीच में और लिखा हुआ, सॉरी यहाँ पर और लिखा हुआ है। तो फर्स्ट कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होगी a इज़ ग्रेटर देन b, 200 इज़ ग्रेटर देन 33, तो ऑब्वियसली आंसर ट्रू आएगा। अब सेकंड कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक कंडीशन चाहिए थी जिसका ट्रू होना कंपलसरी था। ठीक है, तो इट मीन्स ये तो डिसाइड हो गया यहाँ पर कि इफ़ से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट है जो मैंने स्पेस देने के बाद लिखे हैं, ब्लॉक ऑफ कोड हो सकता है लिखा हुआ हो या एक ही स्टेटमेंट सिंगल स्टेटमेंट दे रखा हो, उसको अब एग्जीक्यूट होना ही होना है। क्योंकि और से सेपरेट करने पर अगर कम से कम एक कंडीशन भी ट्रू मिलती है तो फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा। तो ओवरऑल रिजल्ट तो हमें भी पता चल गया ट्रू है, लेकिन फिर भी सेकंड कंडीशन को चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या सेकंड कंडीशन है। सेकंड है a इज़ ग्रेटर देन c, तो 200 इज़ ग्रेटर देन 500, ये फॉल्स हो जाएगा। कोई बात नहीं, फर्स्ट कंडीशन ट्रू थी, सेकंड फॉल्स है। ओवरऑल रिजल्ट हम जानते हैं कि ट्रू है, क्योंकि दोनों में से किसी एक कंडीशन के ट्रू होने पर भी फाइनल रिजल्ट ओवरऑल रिजल्ट ट्रू मिलता। सेकंड अगर ट्रू होती भी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, फॉल्स होती तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, क्योंकि एक कंडीशन हमारी ओवरऑल ट्रू हो ही गई। एक कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा ट्रू हो ही गया। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब डिफरेंट ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं तो जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं उनकी प्रेसिडेंस आपकी
अर्थमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर से कम होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर अर्थमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर काम कर रहे हैं तो पहले वो कैलकुलेट होंगे और उसके बाद पहले अर्थमेटिक कैलकुलेट होंगे, उसके बाद आपका रिलेशनल ऑपरेटर कैलकुलेट होगा। अर्थमेटिक का मतलब है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये ऑपरेटर कम करेंगे अपना, पहले ये अपना रोल प्ले करेंगे, इन पर कैलकुलेशन होगी। फिर उसके बाद जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर हैं जिसे हम रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं, इसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू ये आते हैं, ये अपना काम करेंगे। और उसके बाद फाइनली आपका एंड ऑपरेटर उसके बाद काम करता है। तो इन तीनों में अगर हम प्रायोरिटी की बात करें, प्रेसिडेंस की बात करें, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है आपकी अर्थमेटिक की, उसके बाद होती है रिलेशनल की, और उसके बाद होती है आपकी लॉजिकल की। लॉजिकल का मतलब एंड और ऑपरेटर, ठीक है, याद रखिएगा। और वैसे आप चाहें तो इसे पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन को लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे, अगर हम हाईएस्ट प्रायोरिटी की बात करें ऑपरेटर्स में, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी आपकी पैरेंथेसिस को मिलती है, ठीक है। तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। अब यहाँ पर एक और है कॉन्सेप्ट जिससे बोला जाता है नेस्टेड इफ। इसको समझ लीजिए, नेस्टेड इफ क्या है। नेस्टेड इफ कहता है कि अगर हम कंडीशन के अंदर कंडीशन को डिफाइन करें तो उसे हम नेस्टेड इफ बोलेंगे। तो कंडीशन डिफाइन अंडर ए पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड द नेस्टेड इफ। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि आपने कोई एक स्टेटमेंट दिया, कंडीशन दी, जैसे आपने लिखा इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक, ये कंडीशन हो गई। अब इससे रिलेटेड मैं जनरली अभी तक यूज़ करता रहा था प्रिंट स्टेटमेंट, लेकिन अब मैं प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ नहीं करूँगा। मैं प्रिंट स्टेटमेंट की जगह एक और कंडीशन यूज़ कर लूँगा। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंडीशन के ट्रू होने पर वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ये अलग बात है कि वो स्टेटमेंट अपने आप में कोई प्रिंट स्टेटमेंट ना होके खुद एक कंडीशन है, तो ऑब्वियसली वो कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। कंडीशन एग्जीक्यूट होगी तो कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होगी तो उससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट भी होना चाहिए। तो वो भी मैंने दे रखा है आपका, देखिए लिखा हुआ है इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, पहले तो ये चेक होगा। अगर ये ट्रू मिलता है तो फिर चेक होगा इफ़ एक्स इज़ मॉडल टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो ये चेक होगा क्या टू से डिवाइड करने पर रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है। यहाँ पर मैं बताता हूँ कि ये मॉडल डिवीज़न ऑपरेटर है। परसेंटेज के जो साइन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक्चुअली इसे मॉडल डिवीज़न बोलते हैं। और ये रिमाइंडर रिटर्न करता है, ये बताता है कि किसी नंबर को डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ एक्स कोई नंबर है, वो नंबर मैं ऊपर ऑलरेडी इनपुट करा चुका हूँ। कुछ नंबर कुछ भी हो सकता है, 2, 5, 7 कुछ भी हो सकता है। मॉडल टू का मतलब उसे हमको 2 से डिवाइड करना है, और ये रिमाइंडर रिटर्न करेगा। तो मान लीजिए एक्स 5 है, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 टू ज़ा 4 प्लस 1 5 होता है, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचता है, तो रिमाइंडर बचा 1। अब ये जो रिमाइंडर बचा ये चेक होगा, इसको मैच करेंगे हम कि क्या ये ज़ीरो के इक्वल है। तो ये ज़ीरो के इक्वल तो नहीं है, 1 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसका मीनिंग कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। लेकिन अगर मान लीजिए ये 4 होता, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा आपका 0, ठीक है। रिमाइंडर 0 बचेगा, कोई कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 4 2 से, तो उस केस में 0 इक्वल टू 0 मैच हो जाएगा। और उससे रिलेटेड स्टेटमेंट जो दे रखा है एक्स इज़ अ पॉजिटिव इवन नंबर, ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये प्रिंट कब होगा, ये प्रिंट तब होगा जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। पहला तो एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 होगा, अगर लेस देन 0 है तो आगे का एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। फिर अगर ये कंडीशन ट्रू पाई जाती है तो फिर चेक होगा मॉडलो टू वाला, इफ़ एक्स इज मॉडलो टू, एक्स मॉडलो टू इक्वल टू 0 है कि नहीं, यानी 2 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर वो भी ट्रू पाया जाता है तो अब स्टेटमेंट प्रिंट होगा कि एक्स इज़ अ पॉजिटिव इवन नंबर। तो कुल मिला के बात ये है कि कोई अगर मुझे पॉजिटिव इवन नंबर फाइंड आउट करना है तो मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूँगा, तो ये बताएगा कि कोई नंबर पॉजिटिव इवन नंबर है कि नहीं है। नंबर नेगेटिव है या नंबर इवन नहीं है तो वो प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पर नंबर सिर्फ तभी प्रिंट होगा, ये मैसेज सिर्फ तभी प्रिंट होगा जब नंबर एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 होगा, पहली बात, और वो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो ये छोटा सा प्रोग्राम बनाया था ये बताने के लिए कि किस तरीके से हम पॉजिटिव इवन नंबर को प्रिंट करा सकते हैं। एक और स्टेटमेंट है पास स्टेटमेंट। पास एक्चुअली एक कीवर्ड है, और जब मैंने कीवर्ड पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कीवर्ड्स आर द रिजल्ट वर्ड्स, तो इनका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन होता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम इफ़ के बाद हमने कंडीशन दी, लेकिन हम ये चाहते हैं कोई स्टेटमेंट देना नहीं चाहते, ठीक है, एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते। अगर हम कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे तो एरर आएगी। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, पास लिख देते हैं। तो पास से क्या होता है, एरर नहीं आती। पास कीवर्ड से क्या होता है, ये कंसिडर कर लिया जाता है कि हाँ एक स्टेटमेंट दे रखा है और एरर नहीं आएगी। तो जैसे आपने लिखा इफ़ ए इज इक्वल टू 33, बी इज इक्वल टू 200, इफ़ बी इज ग्रेटर देन ए, ऑब्वियसली कंडीशन होगी बी इज ग्रेटर देन ए चेक होगा, 200 ग्रेटर देन 33 है भी,
तो यहाँ फिर स्टेटमेंट आ गया पास। तो पास पे क्या होगा कि एरर नहीं आएगी, बस इतना होगा। यहाँ जनरली एक प्रिंट स्टेटमेंट होता था, वो प्रिंट स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखा। अगर मैं नहीं लिखता तो एरर आती, पास भी नहीं लिखता और स्टेटमेंट भी नहीं लिखता, लेकिन मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा, पास लिख दिया। तो ये माना जाएगा कि हाँ कंडीशन ट्रू होने पर कोई स्टेटमेंट है एटलीस्ट, तो वो पास लिखने से हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाता और एरर नहीं आती। तो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप समझ में आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।